चलिए वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग हैं? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानें, भारत में चट्टानें। तो इससे पहले पढ़ाने से पहले मैं आज अनअकैडमी के बारे में ज़रा आप लोगों को बता दूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और सफलता भी पाते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आखिर डाउनलोड कैसे करें? तो आप प्ले स्टोर से जा कर के इसे क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जा कर के आप इसे क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। चलें आगे हम लोग बात करते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यूअर ऑफ द यूपीएससी 2014-2015 और डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी @ है बीच में, @श्रवण कुमार, ये सारे कैपिटल लेटर में है, ये सारे कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ से आप मुझसे जो है कि जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। अनअकैडमी की कुछ प्रमुख विशेषता भी है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो जैसा कि आप जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो डेली लाइव क्लासेस चलती है, अर्थात आप एजुकेटर के साथ डाउट और डिस्कशन भी कर सकते हैं। चैट पोल हमेशा क्या होता है? खुला रहता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि लाइव टेस्ट क्विज़ेस भी कराए जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्यूरेंसी टेस्ट देने में बनी होती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। और तीसरी चीज़ें, स्ट्रक्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्री डिफाइंड कोर्स होते हैं। अगर मान लो आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आपको जो आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग टू पढ़ाया जाएगा, ताकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन न आना पाए। और तीसरी बात है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। टॉप 100+ एजुकेटर के विषय में आप लोग जानते होंगे। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टॉप 100 जो एजुकेटर हैं उनसे पढ़ने का आपको एक सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। जैसे मुन्नार सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, मुदित सर हैं, अमन सर हैं, और भी लोग हैं। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको इनसे पढ़ने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है कि थोड़ा नए सब्सक्रिप्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं। नए सब्सक्रिप्शन पे हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। अनअकैडमी का नया सब्सक्रिप्शन है, देखिए जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्लस 1 महीने की जो इसकी फ़ीस है वो 9,000 रुपये है, 3 महीने की जो फ़ीस है 22,500 रुपये है, 6 महीने की जो फ़ीस है वो 40,500 और 12 महीने का 49,500, 24 महीने का 72,000 और 36 महीने का 90,000। लेकिन अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12 तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी फ़ीस हो जाएगी 1 महीने का 8100 रुपये, 3 महीने का 20,250, 6 महीने का 36,450, 12 महीने का 44,550 और 24 महीने का 64,800 और 36 महीने का 8100 रुपये, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस बिल्कुल कम हो गई है। अगला हम लोग बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं। तो 12 महीने की इसकी फ़ीस है 69,500 रुपये, 24 महीने की जो फ़ीस है 1,07,000 रुपये, 36 महीने की फ़ीस है 1,41,000। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं आप तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड SK@12 SK@12 है। 12 महीने की वही फीस हो जाएगी 62,550, 24 महीने की वही फीस 96,300 और 36 महीने को फीस हो जाएगा 1,26,900। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रॉक। चलिए हम लोग किस पे बात करेंगे आज? हम लोग टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए इसको, ठीक है। आइए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और समझने का प्रयास करो, क्योंकि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बिना समझे हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिना समझे हुए। इसलिए मेरा शौक नहीं कि मैं डायग्राम बनाऊं, मैं चाहता तो आपको इसी तरीके से पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं,
आपकी एक समझ बनाना है। अगर समझ नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बारीकी तरीके से क्वेश्चन करता है यूपीएससी, तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें बिल्कुल अच्छी समझ बना करके हमको चलना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। रॉक, रॉक का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? रॉक, रॉक्स मतलब चट्टाने, चट्टाने, ठीक है। जरा एक कंसेप्ट को आप समझिए। पहले देखिए, पहले इसमें समझना है कि मैग्मा क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? तो हमने बोला कि मान लो ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, यहाँ पर जो है कि दुर्बल मंडल में मैग्मा पाया जाता है, जो कि हमने आपको, जब मैं हिमालय की फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन पढ़ा रहा था तो बताया था आपको। यहाँ से जो मोल्टेड फॉर्म में होता है, यहाँ से निकलता है, तरल में होता है, जब ये ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं हम लोग? लावा। जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जब ये निकलता है एक ज्वलन रूप में होता है, आग की तरह होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। अब ध्यान रखिएगा, मैग्मा हमेशा जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के सतह पे जाता है वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। जब वो कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो लावा बन जाता है, ठीक है। तो मैग्मा अगर आपको लिखना हो तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूं, मोल्टेन रॉक inside surface of earth, ठीक है। जो पृथ्वी की, आप ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर तरल भाग में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसे मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में पाया जाता है उसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब यही ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग लावा बोलते हैं। तो चलिए, हमारा ये बात रहा है, तो फॉर्मेशन में आप जाके देख लीजिएगा, वहां हमने मैग्मा समझाया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टाने। तो चट्टाने पहले क्या होती, पहले ध्यान से देखो। चट्टाने, चट्टाने क्या होती हैं? पृथ्वी के सतह पर ठोस भाग को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? अब आगे हम लोग जरा देखते हैं पहला। देखिए, समझिएगा जरा। मान लो ये अर्थ सरफेस है, मान लो ये पृथ्वी का सतह है। अब इस पृथ्वी की सतह पर अगर हम देखें तो हो सकता है ऐसा कि ऊपर भी ठोस भाग पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर भी ठोस भाग हो, ठीक है। इसको भी हम लोग ठोस, और हो सकता है कि नीचे भी ठोस भाग पाया जाता हो पृथ्वी की इनर साइड में, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है ठोस हो, नीचे भी ठोस हो। तो कहने का मतलब ऊपर भी ठोस और नीचे भी ठोस, तो ये क्या कहलाएंगी? चट्टाने कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? चट्टाने, चट्टाने कहलाएंगी। क्योंकि किस अवस्था में ये है? ठोस अवस्था में। ये भी पृथ्वी के अंदर भी क्या है? ठोस अवस्था में, ठीक है। और इसी में जो है कि अलग अलग प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? नंबर दूसरा पॉइंट देखिएगा, अभी मैं लिखवा दूंगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी का अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर मान लो कि ठोस चट्टाने हैं, मान लो ऐसे।
और इसमें जो है कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के मान लो खनिज पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि इन चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अर्थात ऊपरी सतह में कुल 8 प्रकार के तत्व मिलते हैं, तत्व पाए जाते हैं अर्थात 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक पॉइंट बड़ी अच्छी लिखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है 46% और SI होता है 27, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, एल्युमिनियम होता है 8%। एक चीज़ें नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा जो पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए, अगर मैं बोलूं पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है O2, ऑक्सीजन, पृथ्वी के सतह पर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं वायुमंडल में तो क्या बोलोगे, N2। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, N2 पाया जाता है। क्लियर। अगर वायुमंडल में N2 और पृथ्वी की सतह पर हम लोग देखेंगे तो O2 पाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, चट्टानों के कुछ प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं हम लोग, चट्टानों के प्रकार। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से कहानी आपकी शुरू होगी। चट्टानों के प्रकार, देख, अगर हम चट्टानों की प्रकार की बात करूं, चट्टानों के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य रूप से देखा जाता है, पहला जिसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, ठीक है, और नंबर 3 रूपांतरिक चट्टान। ठीक है, इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिएगा। पहले को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तीसरे को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इतना कोल्ड हो रहा है हाथ में कि आप समझ सकते हैं सभी लोग ना। चलिए ओके, कोई बात नहीं है। आइए जरा हम लोग समझते हैं आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, फिर हम लोग इस पर जो है कि आराम से बात करेंगे। देखो, हमने कहा कि पृथ्वी की सतह जो मोल्टिंग फॉर्म में अगर बाहर निकलता है, ठीक है, पिघला हुआ रूप में निकलता है, तो उसको हम लोग यही बोलते हैं मैग्मा। लेकिन वो जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो हम ये मान के चलते हैं, देखो जरा ध्यान से, हमने बोला मान लो मैग्मा या हमने लिख दिया लावा, ठीक है। मान लिया हमने कि मैग्मा या लावा पृथ्वी के बाहर निकला। जब ये कूलिंग हुआ, ध्यान से समझें, जब ये कूलिंग हुआ, ठीक है, इसके बाद अब ये कूल होके बना, तो जब कूल होके बनता है तो इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें। क्लियर। और आग्नेय चट्टाने पर जो वेदरिंग का इफेक्ट होता है, वेदरिंग का प्रभाव होता है, तो इससे बनता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। इसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जब इस पर कंपैक्टिंग किया जाता है, या कंपैक्टिंग लिखना, कंपैक्टिंग जब होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, मान लो इस जगह इकट्ठा हुआ, और यहाँ से जब हीट और टेम्परेचर इस पर पड़ा, हीट एंड टेम्परेचर है, इसमें लिखिएगा
हीट एंड टेम्परेचर, तो ये जो है कि चेंज हो जाता है मेटामॉर्फी, किस में आता है, मेटामॉर्फी। अब फिर जब बारिश वारिश होता है, मेल्टिंग होता है, इसका मेल्टिंग होता है, तो फिर ये दोबारा क्या हो जाता है, मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ये दोबारा क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। आइए जरा इसको और डायग्राम से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि मान लो ये पृथ्वी का कोई अंदर वाला पार्ट है, इसको ऐसे समझो आप लोग। मैंने कहा कि ये मान लो पृथ्वी वाला अंदर वाला पार्ट है, तो ये मैग्मा है, और ये मैग्मा जब ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, पिघला हुआ रूप में, देखो जरा ध्यान से, ये मैग्मा जब बाहर की तरफ निकला और निकलने के बाद इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर उठा तो नीचे भी जाएगा, और जब ये जाएगा कुछ जगह, ये एक जगह जो है कि जब इकट्ठा होगा, मान लिया मैंने इस स्थान पर ऐसे आकर के जमा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से उसने क्या हुआ, जमा हो गया, और ये जम करके जब बिल्कुल ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस, अर्थात जब ये कूल हुआ और कूल होकर के ये ठोस हो गया, और जब ठोस हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। अब आप सोच सकते हो, जब ठोस होगा तो क्या इसमें परत वगैरह पाई जाएगी, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूं आप लोगों को। अब आप सोचो जरा कि मान लो यहाँ पर आग्नेय चट्टानों से अब किस में जो बदलेगा, ये अवसादी चट्टानों में। तो हमने बोला कि मान लो ये टूट पड़ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, मान लो अवसादी चट्टानें कहते हैं, जब ये दूसरी जगह जाएगा तो यहाँ पर जो है कि चट्टानें जब लेयर टू लेयर, मान लिया हमने यहाँ से टूट करके लेयर टू लेयर क्या हो गया, जमा हो गया। मैंने ऐसा कहा कि मान लो यहाँ से टूट गया हो। अब टूटने का मतलब किसका किसका प्रभाव होगा, देख लो जरा, इसको भी देखना है। तो जैसे मान लो जिसको बोलते हैं अपक्षय हुआ, इसका क्या हुआ, आग्नेय चट्टाने का अपक्षय हुआ, और दूसरा अपर्दन हुआ, और तीसरा हमने बोला निक्षेपण हुआ। ये तीन क्रियाएं होती उस पर। पहले जो है कि ये रहा होगा ठोस में, पहले इसका अपर्दन हुआ होगा, ठीक है, अब सॉरी अपक्षय हुआ होगा, फिर अपर्दन हुआ होगा, फिर दूसरे जगह जब ट्रांसफर हुआ होगा तो निक्षेपण। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा का पूरा ये तीनों एक्टिविटीज काम करती है ना, तीनों एक्टिविटी। तो ये ऐसी जो चट्टानें बनी हैं, इसको कहा गया अवसादी चट्टानें, ठीक है, क्या कहा गया, अवसादी चट्टानें। और इस पर जब टेम्परेचर अगर हमने बताया था, आप लोगों को पढ़ा होगा, तो ये दूसरे जगह जाकर के किसी एक जगह कंसोलिडेट हुई होंगी, तो इस प्रकार से बहुत बारीकी रूप से। तो इसको बोला गया ताप दाब के कारण, ठीक है, तो इसको बोला गया क्या, रूपांतरिक चट्टानें, रूपांतरिक चट्टानें लिख सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो है कि जब एक जगह से दूसरी जगह चट्टानें गई तो उसको क्या कहा गया, रूपांतरिक चट्टानें। तो कोई भी चट्टानें देखो, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक चट्टानें बन रही है। आइए हम लोग जरा एक चीज़ों को और समझते हैं, फिर लिखवाते चलूंगा आप लोगों को। देखिए आग्नेय चट्टानें की अगर हम बात करते हैं, पहला जरा ध्यान समझिए, मैं इसकी विशेषता लिखवाऊंगा, पहले मैं समझा देता हूं। आग्नेय चट्टानें, देखो मान लो कि ये हमने कहा, मान लो कोई पृथ्वी का सतह है, क्या है, पृथ्वी का सतह है। अब इस पृथ्वी की सतह पे मैंने बोला कि मान लो कि मैग्मा जो है कि बाहर निकल रहा है यहाँ से, और मैग्मा निकल करके दोनों तरफ जो है कि इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर पहुंचा। और आप सोचो जरा, ठीक है, ये एक आकृति का निर्माण कर रहा है, इस प्रकार से मैग्मा बाहर निकल करके इस प्रकार से आकृति का निर्माण कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लावा के रूप में आया, लावा का पठार का निर्माण किया इसने, क्या किया, पठार का, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी पठार का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी। जैसे कि आप जानते हो दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का पठार वो किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। देखिए जरा ध्यान से, जब यहां से मैग्मा बाहर निकला तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा बेसाल्ट,
क्या मिलेगा? बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाएंगी, बेसाल्ट की चट्टानें ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे इस बेसाल्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। जो कि आप देखो जरा, यहाँ पर कपास की जो खेती होती है, कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत अच्छी की जाती है। और जैसा कि आप एमपी वाला एरिया देख लीजिए, ठीक है, कपास वपास की खेती, गुजरात वाला एरिया देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी से उद्गम जो है कि जो आकृतियाँ बनी हुई है पठारों की, वो सारी चीज़ उसके कारण से जो है कि क्या मिल रहा है वहाँ पे बेसाल्ट पाया जाता है, बेसाल्ट रूपी चट्टान पाई जाती है, ठीक है। इस वाले ऊपरी भाग को जो बोलते हैं, इस प्रकार से ऊपरी जो आकृति बनाई है, जो इस प्रकार की आकृति बनाई है, इसको हम लोग कहते हैं बहिर्जाल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बहिर्जात बोलते हैं, बहिर्जात, जो ऊपर की तरफ बना आकृति। और यही आकृति अगर ठोस होकर के नीचे ही बन जाए, मान लो जैसे हमने कहा कि यही आकृति बाहर नहीं निकला मैग्मा, और ठोस होकर के नीचे ही एक कोई रूप ले लेता है, तो इसमें जो कि पाया जाता है जो ग्रेनाइट, क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। और इसे कहा जाता है, जब अंदर ही स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसको बोलते हैं अंतर्जात, अंतर्जात चट्टानें, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? अंतर्जात चट्टानें कहा जाता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी सबको। जब ऊपर बनेगा तो बहिर्जात कहते हैं, जब नीचे बनेगा तो अंतर्जात कहा जाता है, ठीक है ना। ऊपर बनेगा तो बेसाल्ट चट्टानें होंगी, क्योंकि इसमें मैग्मा में जो है कि क्या पाया जाता है? बेसाल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऊपर चला जाएगा, बेसाल्ट से काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी प्राप्त होती है। और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत होता है, जैसे एमपी वाला बेल्ट देखिए, गुजरात वाला बेल्ट, ठीक है ना। जब वही लावा ठोस होता है तो हम लोग ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसकी इर्द गिर्द में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग क्लियर हो गया। अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर भी होती हैं। देखो पृथ्वी के अंदर कैसे बनती हैं, जरा ध्यान से समझते चलो। अगर मैं पृथ्वी के अंदर की बात करूं, पृथ्वी के अंदर की अगर मैं बात करूंगा, तो अप्रोक्स देखा जाए तो 1000 किलोमीटर तक जब लावा जमकर गुम्मद बन जाए, गुम्मद का आकार धारण कर ले, आकार का निर्माण करे, तो या गुम्मद जैसा आकार का निर्माण करे आकृति में, जैसे मान लो ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है। और इस प्रकार से गुम्मद जैसी आकृति मान लो बन गई, समझिए। अगर यही आकृति कुछ इस प्रकार से बन गई, ऐसे और इस प्रकार से, और इस प्रकार से कोई आकृति बन गई, तो इस आकृति को कहा जाता है फैकोलिथ। क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। और यही आकृति इस प्रकार से अगर कोई आकृति बन गई अंदर ही अंदर, तो इसे कहा जाता है लैकोलिथ। क्या कहा जाता है? लैकोलिथ। अब आप समझिए जरा, यही चीजें अगर इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से मतलब खड़ा हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। और ये वाले जितना पार्ट है जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं बैकोलिथ। क्या बोलते हैं? बैकोलिथ। तो अंदर भी चट्टानें अपनी आकृति बनाती है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, वैकोलिथ। इस प्रकार से अंदर भी क्या बनता है? चट्टानें। इसको अंतरजात चट्टानें कहा जाता है, जो कि अभी हमने बताया कि इसको क्या कहा जाएगा? अंतरजात चट्टानें कहा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आग्नेय चट्टानें की विशेषता के विषय हम लिखना शुरू कर देते हैं। 4-5 पॉइंट हम लोग लिख करके इसको समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, आग्नेय चट्टानों की विशेषता, ठीक है। नंबर 1, यह चट्टानें, हाथ काम नहीं कर रहा है, कठोर होते हैं,
नंबर दूसरा, यह चट्टाने में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं पाए जाते हैं। अब भाई इतना हीट है कि उसमें क्या कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो चीज़ मिलेगा वो जल के राख हो जाएगा, उसमें जीवाश्म ही नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरी बात है, बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं लोहा, निकेल, तांबा, सोना। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, यह परतदार नहीं होती हैं, रेसे नहीं होते, परतदार नहीं होती हैं। ये जो जमेगी इतना ठोस हो जाएगा, इसमें कोई परत का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 5, प्राथमिक चट्टानें भी इन्हें कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें भी इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, जैसे दक्षिण भारत और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज और लिख लीजिएगा, 90% पृथ्वी आग्नेय चट्टानों से बना है, 90%। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मुझे एक बार बताएं सभी लोग, क्लियर है इतना? अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे एक बार आप जरूर बताएं कि सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अवसादी चट्टानों पर। क्लियर? चलिए अब अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, ठीक है। अप्रॉक्स ये 75% पाई जाती हैं। पहला, इसमें जीवाश्म होते हैं। अब मान लो ये ठोस से जब टूट फूट पड़कर इसमें दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ, तो जहाँ पे गया होगा पहला एक लेयर बना होगा, फिर मान लो इसके नीचे एक पेड़ पौधे रहे होंगे, दब गए होंगे, मान लो ये पेड़ पौधे रहे होंगे, इस पर दब गए होंगे, फिर दूसरी लेयर चढ़ी, तीसरी लेयर चढ़ी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से लेयर टू लेयर हो जाता है इस पर। इसलिए ये जो पेड़ पौधे सड़ते गलते हैं तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें जीवाश्म होते हैं। नंबर दूसरा, यह चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम इसको बोलते हैं ना, इत्यादि पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट लिखो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, ठीक है। पांचवा, सीमेंट बनाने का प्रयोग इसी चट्टानों से किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। आप देखो कि अगर दामोदर नदी का बेल्ट जो है, दामोदर नदी घाटी का अगर क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ तक कि अगर एक आपने देखा होगा चीन में एक मरुस्थल है, लोएस चीन में मरुस्थल मैदान है, इस मरुस्थल मैदान में एक तकला मैदान मंगोलिया के गोबी मरुस्थल से निर्मित हुआ है। मंगोलिया के गोबी मरुस्थल से बना हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया तो मुझे आप एक बार बताइए, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे पहली बार समझ लीजिएगा दोबारा, ये जो अंदर बना हुआ है ना, ये अगर इसको बोलते डाइक, अगर यही सीधा हो जाए ना, मैं बता रहा हूँ, यही अगर सीधा इस तरीके से आकृति बना ले, इसको बोलते हैं सिल। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? सिल बोलते हैं। तो अनेक प्रकार की आकृति जो है कि पाई जाती है, यहाँ पे अंदर भी पाई जाती है, जब वो ठोस होकर के जम जाती है तो अंदर भी पाई जाती है। चले आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं रूपांतरिक चट्टानें। क्या पढ़ते हैं? रूपांतरिक चट्टानें। देखिएगा, पहली बात कि ये आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें दोनों से निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, अर्थात ताप और दाब। हो सकता है कि आग्नेय चट्टानें डायरेक्ट रूपांतरिक चट्टानें बन जाए, या फिर अवसादी से कन्वर्ट होकर रूपांतरिक बने। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों एक साथ बना दिया, ये रूपांतरिक चट्टानें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रूपांतरिक चट्टान। क्लियर? अब कुछ मूलभूत चट्टानें हैं, और कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरिक चट्टान में बदली हुई हैं वो हम आपको एग्जाम्पल दे करके लिख लो, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मूल चट्टानें होती हैं जो कि रूपांतरिक हुई हैं, रूपांतरिक चट्टानें बदली, जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरिक क्या होता है? नीस। जैसे आपने देखा होगा बेसाल्ट से क्या बनेगा? सिस्ट, रूपांतरिक होगा। इसके बाद गैब्रो सरपेंटाइन बनेगा। इसके बाद आपने देखा होगा बिटुमिनस, जो कोयला होता है, इससे क्या बनेगा? ग्रेफाइट। इसका रूपांतरिक चट्टानें क्या होगी? ग्रेफाइट होगी। ठीक है ना, आइए जरा हम लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंथ्रोसाइट कोयला सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है, एंथ्रोसाइट कोयला सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे बेहतर माना जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी जो है कि रूपांतरिक अवसादी चट्टानें जो है कि रूपांतरिक हुई हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे मान लो अवसादी चट्टानें रूपांतरिक, यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सी अवसादी चट्टानें किसमें बदली है? रूपांतरिक में। जैसे पहला आपने नाम सुना होगा, सेल, किसमें बदला है? स्लेट। ठीक है, नंबर दूसरा चूना पत्थर, संगमरमर। नंबर तीसरा बलुआ पत्थर, ये किसमें भैया? क्वार्टाइस। इसके बाद चौथा डेलोमाइट, ये फिर हो गया संगमरमर। ठीक है, और इसके बाद लिग्नाइट, एग्जाम्पल याद रख लीजिए आप लोग,
ये बनता है एंथ्रासाइट कोयला। किससे बनता है? लिग्नाइट से। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी होती जो रूपांतरिक से रूपांतरिक बनती हैं। रूपांतरिक चट्टानें अपने में ही कर्मठ हो जाती हैं, रूपांतरिक बन जाती हैं। रूपांतरिक से रूपांतरिक, जैसे मान लो कि अगर अपने स्लिट लिया तो किस में बनेगा? फाइलाइट में। और आपने फाइलाइट अगर किया, फाइलाइट किया है तो इसमें बनने लगा सिस्ट में। तो आप लोग एग्जाम्पल कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो इससे जो कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, स्लेट किस में बदल जाता है? फाइलाइट में रूपांतरित हो जाता है, फाइलाइट जो है कि सिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भूगर्भिक चट्टानों में चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं? भेड़ लो। भूगर्भिक चट्टान भारत में भूगर्भिक चट्टानें, एक मैप पहले हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया है, हमने इस प्रकार से बना लिया, आप लोग भी बना लीजिए मैप। ठीक है, ये मान लो अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा छोटा मैं ले ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये अरावली वाला रेंज है, अरावली। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये है आपको दामोदर। दामोदर रिवर यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड, जो झारखंड का हिस्सा है, झारखंड, यहाँ पर झरिया में कोयला मिलता है। क्या पाया जाता है? कोयला। अर्थात ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे, ठीक है, एक नदी महानदी निकलती है इसी से। ठीक है, तो ये तलचर वाला क्षेत्र है। तलचर में कोयला मिलता है। तलचर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप आओगे, गोदावरी नदी आती है यहाँ से, गोदावरी। यहाँ पे है सिंगरौली, रौली। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिलता है? कोयला वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको पता हो गोदावरी कहाँ से आती है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा चट्टानें, तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ ना कुछ पाया जाता है। इसके बाद कर्नाटका में भी है, तो कर्नाटका में धारवाड़ जिला है, धारवाड़ जिला में जो है कि एक तो कर्नाटक में अरावली, कर्नाटक में क्या क्या? धारवाड़ जिला। इसके बाद आपका पड़ता है बेलारी में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा शिमोगा में भी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अरावली में भी पाए जाते हैं। जो चट्टानें यहाँ पाई जाती है वो अरावली में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैप आपको दिखा दिया। दामोदर घाटी में तलचर वाले में क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, गोदावरी वाले क्षेत्र में जो है कि मिलता है, सिंगरौली वाला में कोयला पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। क्लियर? थोड़ा सा आप लोग इसको देख करके चलिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। अब भारत में अलग अलग समय काल में अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, भारत में बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। भारत में अलग अलग समय या काल में 6 प्रकार की क्या मिलती है? चट्टानें पाई जाती हैं। 6 प्रकार की चट्टानें। पहला जिसको बोलते हैं
आर्कियन क्रम की चट्टानें नंबर दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें और नंबर तीसरा कुड़प्पा। ये कब बना हुआ? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, क्रम भी है ध्यान रखिएगा। और ये पांचवा बिंद क्रम की चट्टानें, क्रम भी ऐसे पूछा जाता है ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद एक आता है दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। तो भारत में अलग अलग समय में अलग अलग काल में 6 प्रकार की चट्टानें पाई गई। आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना और दक्कन। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रम पूछा जाता है कई बार कि कौन से चट्टानें पहले पाई गई। तो आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें, बाद में मिली दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, बस एक लाइन से समझिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं ये जो है कि सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, किसकी हम लोग बात करेंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहले लिखो यह या धारवाड़ ऐसे लिखिएगा, ऑर्डर बना हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में या धारवाड़ जिले के आधार पर इसका नाम पड़ा। ठीक है। नंबर दूसरा, प्रमुख रूप से यह 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 1 कर्नाटक और नंबर 2 अरावली, जो कि मैंने मैप में बताया, देख लो मैप में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़ जिला में है, अरावली में भी है और कर्नाटक में भी है। ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं, तीसरा पॉइंट, कर्नाटक के 3 जिला में पाई जाती है। कौन कौन सा? पहला धारवाड़ जिला, नंबर दूसरा बेलारी जिला और नंबर तीसरा शिमोगा। हमने लिखवा दिया है, मैप पे दिखा दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा मैप पर। 4th नंबर पॉइंट, धारवाड़ क्रम की चट्टानें को सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि में या आर्थिक वृद्धि में सहायक होते हैं, ऐसे लिखिएगा। या समृद्धि काफी होती है, इसमें धातुएं पाई जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता,
टंगस्टन। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, पांचवा, कुल्लार हट्टी बोलते हैं, हट्टी खानों में सोना पाया जाता है। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में देख लिया जाए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्लियर, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सीधी सीधी बात। दूसरा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इसमें बस एक ही पॉइंट लिखना है, आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा जिले के नाम पर इसे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा है विंध क्रम की चट्टानें। लिखिएगा, यह भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा, चूना पत्थर, एक साथ लिखिएगा, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी इत्यादि पाई जाती हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में पन्ने की खान तथा आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा से हीरा निकलता है। ठीक है, इसलिए यहां लिखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। क्लियर हो गया, कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। काफी टाइम हो गया भाई, कहाँ मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन से पढ़ने जा रहे हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। लोग इस तरह से लिख लिया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिएगा, लिखें 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, दामोदर की घाटी या दामोदर घाटी ऐसे लिखिएगा, घाटी में पाया जाता है। झारखंड लिख लीजिएगा आप लोग, में झरिया कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। दूसरा, महानदी घाटी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तलचर कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा, गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश सिंगरौली जिला।
जिला में, ठीक है ना। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और एक बच्चा लास्ट में दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ठीक है। तो पहले लिखेगा यह ज्वालामुखी से इसका उद्गम हुआ है, और नंबर दूसरा बेसाल्ट चट्टानों से यह निर्मित है, और तीसरा 75% to 80% महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए कपास की खेती किसमें की जाती है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। क्लियर क्लियर। और आपको पता होगा कि डक्कन ट्रैप चट्टानें अफ्रीका से जब भारत टूटा था, दरार पड़ा था, ठीक है, तो लावा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इस जगह पे जो है कि डक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो है कि चट्टानें उट्टानें सब ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। चलिए हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, फिर कुछ लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।